नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है अबोध तांत्रिक। तो दोस्तों, आज मैं इस कहानी का पार्ट 1 आपको सुनाऊंगी। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की अबोध तांत्रिक पार्ट 1। माँ माँ, मुझको गुब्बारे लेने हैं, 8 वर्ष के छोटू ने मचलकर अपनी माँ गीता से कहा। छोटू एक दुबला पतला लड़का था। चेहरा एकदम गोल, बड़ी बड़ी चमकीली आंखें, भूरे बाल और बहुत चंचल स्वभाव। सफ़ेद पजामा, हरी फूलों वाली शर्ट पहनकर लग रहा था कि जैसे कोई पौधा अभी धरती से निकला हो और गगन छूने के लिए मचल रहा हो। गीता बुझे हुए मन से बोली, अरे अभी रुको बेटा, हम कल फिर मेले में आएंगे, तब ले लेना। अभी घर जाना है, तुम्हारे बापू के लिए रोटी बनाना है, अब देर हो रही है, चलो जल्दी घर चलो। छोटू अभी कुछ ही दूर चला था कि जादूगर का डेरा आ गया। एक बार फिर बाल बाल मन हिरोरे मारने लगा। वो जादू के खेल देखने के लिए मचल गया। अपने बदन को उठाकर बड़े नवाबी अंदाज में छोटू बोला, माँ मुझको जादू का तमाशा देखना है, अंदर चलना। गीता एक बार फिर उलझ गई कि अब क्या बहाना बनाए बच्चे से। फिर भी साहस करके बोली, अरे बेटा, मैंने कहा ना, हमको देर हो रही है, तेरे बापू इंतजार कर रहे होंगे, अब चल जल्दी। माँ की बात सुनकर छोटू जोर जोर से रोने लगा। वो बुरी तरह नाराज हो गया। हर बार उसकी बात का तिरस्कार हो रहा था। उसका मन अशांत हो गया। वो बुरी तरह चिढ़ गया माँ के इस जवाब से। उसने झुंझलाकर थोड़े कर्कश स्वर से कहा, माँ तू इतनी देर से मेले में घूम रही है मुझको, लेकिन तुमने मुझको ना तो कुछ खिलाया, ना कोई खिलौना दिलवाया, ना कपड़े दिलवाए, ना कोई तमाशा दिखाया, और अब तुम कह रही हो कि घर चलो। मुझको नहीं जाना अभी घर, अभी मुझको मेला देखना है। जब तक तुम मुझको मेरी पसंद के खिलौने नहीं दिलवाओगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब छोटू ने बाल हटकर प्रयोग किया ताकि वहाँ पिघल जाए और वो मेले का कुछ मज़ा ले सके। गीता ने एक बार फिर बुझे और खीर भरे मन से बच्चे को बहलाने के अंदाज में बेबस होकर कहा, नहीं बेटा, जिद नहीं करते, मैंने कहा ना, हम फिर आएंगे और तब खूब सारा सामान ले लेना और जो मन करे खाना। इस पर भी छोटू नहीं माना और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। गीता को लगा कि अब बातों से काम नहीं बनेगा, तो उसने छोटू का हाथ कस से पकड़कर दिल पर पत्थर रखकर उसको जबरदस्ती खींचकर घर ले जाने लगी। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन छोटू इस बात से अनजान था। वो क्या जाने कि एक गरीब बेबस माँ पर क्या गुजरती है जब वो अपने मासूम बच्चे की इच्छा नहीं पूरी कर पाती। वो खुद को कितना कोसती है। छोटू आंसू भरी आंखों से एक एक दुकान को देखता जा रहा था और रोता जा रहा था। जब तक छोटू और गीता घर पहुँचे, तब तक छोटू के पिता भोला घर आ चुके थे। छोटू को रोते देखकर बोले, अरे क्या हुआ, तुम मेला देखने गए थे, फिर यहाँ रो क्यों रहा है। गीता ने तटस्थ स्वर से कहा, क्या बताऊँ, तुम्हारे लड़के की जिद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मेले में जीना हराम कर दिया इसने। कभी ये दिलवा दो, कभी वो दिलवा दो, कभी ये खिला दो, कभी वो खिला दो। भोला बच्चे का समर्थन करते हुए बोला, अरे तो दिलवा देती ना, कौन से आफत आ जाती। गीता बुरी तरह किलस गई। सब कुछ जानते हुए वो भोला का यह कथन उसके पहले से दुखी मन पर तीर की तरह चुभ गया। वो गुस्से से भरकर आंखें बड़ी करके बोली, हाँ, तुमने तो घर में खजाना दबा के रखा है ना, जो दिलवा देती इसको सब कुछ। कभी मुझसे भी पूछा है कि क्या चाहिए। साहूकार के पैसे कौन देगा, घर में राशन कहाँ से आएगा। पिछले महीने डॉक्टर साहब से दवा उधार लाई थी, इसके लिए उनका तगादा आ चुका है 2 बार। बनिया का 3 माह का उधार बाकी है। उसने साफ कह दिया है कि इस बार पैसे नहीं आए तो सौदा मिलना बंद। और तुम कहते हो कि उसकी आवाज़ में बेबसी साफ झलक रही थी। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि भोला चिल्लाया, बस बस रहने दे,
सब पता है मुझको। तुम तो बस खर्चे गिनवाती रहना, मुझको 2 पैसे बचा मत लेना कभी। अरे तुम तो ऐसी हो कि मुझको मौत आ जाए तो मेरे कफन के पैसे भी दूसरों से मांगोगी। भोला के स्वर में बेबसी थी, लेकिन पुरुष वाला अहंकार था जो एक स्त्री के सच बोले जाने पर उस पर चिल्लाकर उसकी आवाज़ को दबाना चाहता था, और शायद अपने अंतर मन की झूठी तसल्ली देना चाहता था कि सब ठीक है। भोला की बात सुन गीता फबक फबक कर रोने लगी। 11 साल हो गए थे उसकी शादी को, लेकिन कोई सुख नहीं देखा था उसने अब तक। भोला मजदूरी करता था और गीता घरों और खेतों में काम करती थी, फिर भी 2 जून की रोटी सुकून से नसीब नहीं होती थी दोनों को। हालांकि दोनों की उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन गरीब का प्रभाव चेहरे से साफ साफ दिखता था। गीता लंबी कद काठी वाली दुबली पतली लड़की थी। शुरू से गरीबी का जीवन गुजारने के कारण गोरा रंग और उभरे नैन नक्श के बाद भी चेहरे पर एक उदासी थी, एक रूखापन था। आंखों के नीचे काले घेरे कठिन वक्त और पोशाक हार न मिलने के कारण संकेत साफ साफ दे रहे थे। उसके पास बस 2 सूट थे पहनने के लिए। ऐसा ही कुछ हाल छोटू के पिता का भी था। मेहनत करते करते शरीर ठोस तो था, लेकिन वक्त की मार से चेहरा पीला पड़ गया था। लंबे कद काठी नुकीला चेहरा, जिस पर उदास आंखें और बड़ी बड़ी मूछें। लुंगी बनियान पहनकर लगता था जैसे पहलवानी करने जाते हों। छोटू उनका अकेला बच्चा था। गरीबी के कारण तीनों एक छोटे से गांव में रहते थे। भोला सुबह सवेरे मजदूरी करने पास के शहर चला जाता था और गीता छोटू की देखभाल करती थी तथा फसल की कटाई के समय लोगों के खेतों में काम करती थी। खाली दिनों में जब कृषि कार्य नहीं होता था तो घरों में चौका बर्तन करके घर का खर्चा चलाने की कोशिश करती थी, लेकिन सब बेकार। अंत में सारी कमाई खत्म हो जाती थी, क्योंकि भोला को रोज काम नहीं मिल पाता था। कितने ही रात वो भूखी सोई, कितनी सदियों उसने सिर्फ एक फटे कंबल में गुजारी। कोई उसके दिल से पूछे, लेकिन फिर भी बात बात पर भोला सारा दोष गीता पर ही लगा देता था। इसके बाद गीता रोते हुए बोली, हाँ हाँ, मैं खा गई ना तुम्हारे सारे पैसे। अरे गला दबा दो मेरा, किस्सा ही खत्म। इस रोज की चिक चिक से आ चुकी हूँ मैं। उसके मन की कड़वाहट आज फूट पड़ी थी। यह सुनकर भोला का चेहरा अंगारे की तरह तमतमा उठा। उसकी भौं फड़कने लगी, शरीर गुस्से से कांपने लगा और उसका स्वाभिमान गीता को कुचलने के लिए उफान मारने लगा। एक भूखे राक्षस की तरह वो चिल्लाया, इतना बुरा लगता है तो जहर खा के मर क्यों नहीं जाती। भोला की बात सुनकर गीता टूट गई। उसको लगा कि कहीं मार पीट ना हो जाए, इसलिए आगे कुछ न बोलकर रोती हुई एक और सिमटकर चादर से मुंह ढककर लेट गई। भोला भी दूसरी ओर मुंह फेर कर लेट गया। छोटू को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन माँ बाप की लड़ाई देखकर वो भी सहम जाता है और एक तरफ लेटकर रोते रोते सो जाता है। तीनों लोग बिना कुछ खाए हुए भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन छोटू जल्दी उठ जाता है। भोला और गीता भी उठ जाते हैं, क्योंकि भोला को मजदूरी के लिए शहर जाना था। भोला मुंह धोकर कपड़े बदलकर कुछ खाने के लिए बैठा था। छोटू धीरे से उसके पास गया और एक जिज्ञासु जीव की तरह बोला, बापू, माँ ने कल मुझको मेले से कुछ नहीं दिलवाया। माँ बहुत बुरी है, मैं उससे बात नहीं करूँगा। भोला को अपनी रात की गलती पर पछतावा हो रहा था और अपनी बेबसी का आभास भी। वह बहुत शांत भाव से बोला, माँ बुरी नहीं है बेटा, गरीबी बुरी है। हम गरीब लोग हैं बेटा। यह मेला वेला हमारे लिए नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं हैं बेटा। तुमको कुछ दिलवाने के लिए वो अंदर से टूट चुका था। छोटू बहुत अबोध भाव से बोला, बापू, ये गरीबी क्या होती है? क्या यह कोई बीमारी होती है? भोला को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, कैसे समझाए कि गरीबी क्या होती है। यह बात तो वो खुद आज तक नहीं समझ सका, फिर भी जवाब तो देना था। बालमन की शांत करने के लिए वो बहुत टूटे शब्दों से बोला, ऐसा ही समझ लो बेटा, यह सब से बुरी बीमारी होती है। छोटू कुछ सोचता रहा, फिर अचानक उसकी आंखों में बिजली जैसी चमक आ गई। ऐसा लगा मानो दोनों लोक का ज्ञान मिल गया हो उसको। वो आंखें मटकाकर बोला, अच्छा समझ गया, वो पिल्ला जो हम खेत से लाए थे वो इस बीमारी से मर गया होगा शायद।
उसको भी गरीबी हो गई होगी शायद, है ना बापू। उसके इस जवाब से भोला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर छोटू आगे बोला, बापू तू चिंता मत कर, मैं आज ही अपने गांव के वैद्य जी के पास जाता हूँ और उनसे इस बीमारी यानी गरीबी की दवा लेकर आता हूँ। तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक हो जाएंगे। उसकी आंखों में एक नया विश्वास और चमक थी। वो दौड़ता हुआ वैद्य जी के घर की तरफ चल देता है। छोटू बिना किसी को कुछ बताए हुए वैद्य जी के घर पहुंच जाता है। सुबह का समय था। वो गांव के एक अकेले मशहूर वैद्य थे। सुबह से ही उनके घर के आगे भीड़ लगना शुरू हो जाती थी। बूढ़े बच्चे जवान सब अपना अपना दुखड़ा लेकर उनके पास आते थे। उनके पास लड़कियां भी काम करती थीं जो दवा बनाती थीं, चूरन चटनी पीसती और छानती थीं और लोगों का नंबर भी लगाती थीं ताकि धक्का मुक्की ना हो। वैद्य जी अधेड़ उम्र के इंसान थे। धोता कुर्ता पहनते थे, बड़ी बड़ी मूछें, सर पर पगड़ी और हाथ में कमंडल रहता था। देखने में बहुत रौबदार लगते थे। पैसा भी खूब था उनके पास, कमाने में नंबर 1 थे। किसी पर दवा में 1 रुपया भी नहीं छोड़ते थे। 4 कमरे का घर पूरे गांव में किसी के पास नहीं था, सिवा उनके घर के आगे छोटा सा बरामदा था जिसमें वो बैठकर मरीज देखते थे। छोटू भी जल्दी जल्दी उनके बरामदे में जा पहुंचा। अभी तक वैद्य जी बाहर नहीं आया था। उसकी शिष्य वहां थी जो लोगों का नाम लिख रही थी। एक गांव के होने के कारण सब एक दूसरे को और अच्छे से पहचानते थे। वैद्य जी को दोनों शिष्य छोटू को जानती थीं और छोटू भी उनको कड़वी दीदी और मीठी दीदी कहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें से एक बार एक सेविका ने वैद्य जी के निर्देश पर जो दवा छोटू को दी थी तो वह बहुत कड़वी थी। इसी से छोटू ने यह अर्थ लगाया कि यह कड़वी दवा ही दी होगी सबको, इसलिए इसका नाम ही कड़वी दीदी रख दिया। इसका ठीक विपरीत दूसरी सेविका के साथ हुआ। उसकी दी हुई दवा मीठी थी, इसलिए छोटू ने ऊपर बताए गए आधार पर उसका नाम मीठी दीदी रख लिया। छोटू को वह देखकर कड़वी दीदी यानी शिल्पा ने पूछा, अरे छोटू तुम इतनी सुबह यहाँ कैसे, सब ठीक है ना? ने बहुत भोलेपन से कहा, नहीं कड़वी दीदी बहुत गड़बड़ है। शिल्पा कहती है, अच्छा क्या बात है, कौन बीमार है, यही तो पूछ रही हूँ। छोटू बहुत गंभीर आवाज में बोला, अरे दीदी सब बीमार हैं, बापू माँ दोनों। शिल्पा कहती है, अरे अच्छा क्या हुआ दोनों को, बताओ। वैद्य जी आते ही होंगे, मैं तुरंत दवा बना दूंगी तुम्हारे लिए। छोटू कुछ ही देर रहा, मानो मन में कुछ चल रहा हो, फिर बोला, नहीं मैं तुमको नहीं बताऊंगा, तुम बहुत कड़वी दवा देती हो। छोटू की बात और मासूमियत को देखकर शिल्पा को बहुत जोर से हंसी आई। वो बोली, अच्छा बाबा तो अपनी इस मीठी दीदी को ही बता दो। रितु, जिसका नाम छोटू ने मीठी दीदी रखा था, मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ छोटू बताओ क्या बात है, मैं दवा बना दूंगी तुरंत। वैद्य जी के आते ही छोटू खड़े होकर बोला, बहुत गंभीर बीमारी है दोनों को, और पता है हमारा पिल्ला भी उसी बीमारी से मर गया था। रितु, अच्छा लेकिन क्या हुआ ये तो बताओ। छोटू, नहीं नहीं दीदी तुमसे नहीं होगा इलाज, मैं वैद्य जी को ही बताऊंगा। अभी यह बात चल ही रही थी कि वैद्य जी मरीज देखने आ गए। छोटू को देखकर वो चौंक गए और बोले, अरे तुम तो भोला के लड़के हो ना, यहाँ कैसे, क्या हुआ? छोटू पहले तो कुछ सोचता रहा, फिर बोला, वैद्य जी मेरे घर चलो, अभी मेरे माँ बाप को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। वैद्य जी को लगा कि आज तो अच्छी कमाई हो जाएगी। बोले, अच्छा ये बताओ उनको क्या हुआ है, बुखार है, उल्टी है, दस्त है या कोई और बात है? छोटू भी बहुत चढ़ाकर बोला, बहुत बड़ी बीमारी है, आपके यहाँ समझ में नहीं आएगी, आप घर चलकर देख लो उनको। छोटू की बात सुनकर वैद्य जी भी सोच में पड़ गए। वो सोचकर बोले, अच्छा ठीक है चलता हूँ, रितु और शिल्पा तुम दोनों जरा संभाल लेना, मैं आता हूँ अभी। इतना कहकर वैद्य जी छोटू के साथ चल पड़े। वैद्य जी के घर से छोटू की झोपड़ी अधिक दूर नहीं थी। वो दोनों जल्दी ही वहां पहुंच गए। वैद्य जी ने बाहर आवाज लगाई, भोला भोला, अरे क्या हुआ तुम दोनों को? वैद्य जी की आवाज़ सुनकर भोला और गीता चौंक गए। सोचा वैद्य जी पैसे लेने आए हैं, उधार वाले। भोला, अरे वैद्य जी आप आइए, अंदर आइए। वो क्या है कि मैं आपके पास आने ही वाला था,
1-2 दिन में कुछ काम करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको ही पैसे दूंगा। बस थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। बैद जी थोड़ा अंदर आकर बड़े अकड़ कर बोले, अरे भाई, पैसे की बात ही मत करो। तुमने बहुत दे दिए और मैंने बहुत ले लिया। यह बताओ तुम्हें हुआ क्या है? मुझको और भी मरीज देखने हैं। भोला जीवचंद जी की बात सुनकर चौंक गया। बोला, हमको? अरे हमको क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, भले चंगे हैं जी हम तो, ईश्वर की कृपा है। जीवनचंद बहुत हैरान और परेशान हुए क्योंकि दोनों सही सलामत सामने खड़े थे। फिर तुनक कर बोले, अरे मेरा क्या सिर फिरा था जो मैं तुमको देखने आता सवेरे सवेरे। अभी तो बोनी भी नहीं हुई। अगर तुमको कुछ नहीं हुआ तो फिर छोटू को भेजकर हमको क्यों बुलवाया? गीता हैरान होकर बोली, अरे नहीं बैद जी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हमने आपको नहीं बुलाया। बैद जी के चेहरे से झुंझलाहट साफ साफ नजर आ रही थी। उसी अंदाज में बोले, अच्छा तो ठीक है, बुलाओ अपने सुपुत्र को, पूछ लो खुद ही। भोला ने छोटू को आवाज दी। छोटू वहीं दरवाजे के पीछे डरा खड़ा था और सारी बात सुन रहा था। 2-3 बार जब गीता और भोला ने उसको आवाज दी तब डरते डरते सामने आया और बोला, हाँ बापू, क्या बात है? भोला, अरे बात छोड़, पहले ये बता, बैद जी को तूने बुलाया है क्या? साझा कर। छोटू डरते डरते बोला, ना 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 नहीं, हाँ 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 बाबू। गीता, कोई बुलाया तूने रे? बता जल्दी। छोटू टूटे हुए शब्दों में बोला, वो बापू, तुमने कहा था ना कि हमें सबको गरीबी की बीमारी है। भोला कुछ नीचे स्वर में बोला, हाँ तो? छोटू, तो मैं बैद जी को लाया हूँ। यह है, हमको गरीबी की बीमारी ठीक करने की दवा दे देंगे और हम ठीक हो जाएंगे। फिर हम सब खूब मेला देखेंगे, खूब खिलौने खरीदेंगे। कहते कहते मानो सपनों की दुनिया में कहीं खो गया छोटू। तड़ाक, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज और दर्द से मानो सारे सपने टूटकर छोटू के वो एकदम वास्तविक दुनिया में आ गया और सामने भोला को खड़ा पाया। भोला के थप्पड़ से उसका गाल सूज गया था और अब उसकी खुशी आंसुओं में बदल चुकी थी। भोला गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, गधे के बच्चे, गरीबी की भी कोई दवा होती है क्या? यह तो वो रोग है जो मरने से साथ ही जाता है। अब सब चुप थे और छोटू हल्के हल्के सुबक रहा था। तभी बैद जी बोले, सुना, मैं यह तुम्हारे परिवार झगड़ा सुनने नहीं आया हूँ। मुझको यहाँ जिस काम के लिए बुलाया गया था वो तो हुआ नहीं, लेकिन मैंने जो भी वक्त दिया उसकी कीमत देनी होगी तुमको। लाओ मेरी फीस दो, मैं चला। आज बोनी तुमसे ही होगी। यह बात सुनकर गीता धीरे से बोली, लेकिन बैद जी, जब हमने आपको बुलाया ही नहीं तो फीस किस बात की? इतनी बात पर तो बैद जी छत से लग गए, आंखें बड़ी बड़ी कर ली, दोनों हाथों की आस्तीन ऊपर चढ़ा ली मानो लड़ाई की तैयारी हो और चिल्लाकर बोले, बुलाया नहीं तो क्या? तुम्हारा लड़का मुजरा देखने गया था? पूरे गांव में सुबह सुबह मजाक करने को मैं ही मिला था? कुछ भी हो, मैं तो अब अपनी फीस लेकर ही जाऊंगा। भोला, हमको क्षमा कर दीजिए वैद्य जी, बच्चे से गलती हो गई। इस पर भी वैद्य जी की अकड़ कम नहीं हुई। गरीब के आगे झुकना या गरीब की बात स्वीकार करने में धनवान अपना अपमान समझता है। वो बोले, मुझको कुछ नहीं पता, लाओ मेरी फीस 300 रुपये, निकालो जल्दी। और मैं चला। अगर चतुराई दिखाई तो पंचायत में शिकायत कर दूंगा। गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। मजबूर होकर भोला साहूकार के पास गया और 300 रुपये कर्ज लेकर आया और वैद्य जी को देकर विदा किया। उनके जाने के बाद भोला सर पकड़कर बैठ गया। 300 रुपये कैसे अदा होंगे? अब गीता और भोला को यही चिंता थी। वो चाहकर भी छोटू को नहीं समझा सकते थे कि गरीबी क्या होती है। अब घर की हालत और बिगड़ गई। भोला शहर गया, लेकिन उसको 3 दिन तक कोई काम नहीं मिला। अब घर वाले सिर्फ एक वक्त ही भोजन कर पाते क्योंकि आमदनी थी नहीं और साहूकार के पैसे देने थे। राशन वाला भी अब आनाकानी करने लगा था। बेचारे छोटू को अब भूखा सोना पड़ता था। छोटू की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई। हुआ कुछ यूं कि गांव के प्रधान का लड़का, जो कि छोटू की उम्र का था, उसका घोड़े की सवारी का मन हुआ। तुरंत उसके लिए एक सफ़ेद घोड़ा मंगवाया गया और किसी राजा की तरह उसको सजाकर घोड़े पर बिठाया गया। जब वो घोड़े पर सवार होकर निकला तो गांव में ढोल बजते हुए लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। बड़ी शान और शौकत से उसको घुमाया जा रहा था। छोटू ने भी उसको देखा तो उसका भी मन ललचा गया। उसका मन
हुआ कि काश वो भी ऐसे ही घोड़े पर घूमे। मौका देखकर वो भी उसके पास जा पहुंचा है। उस लड़के से बोला, यस, मुझको भी अपने साथ घोड़े पर बिठा लो। यस, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ। दोनों घोड़े की सैर के लिए चल पड़े। फिर आज सुबह से शाम हो गई, छोटू घर नहीं आया। गीता और भोला को चिंता हो गई कि क्या हुआ। सब जगह ढूंढ, सब दोस्तों के घर पता किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। स्कूल में भी आज वो नहीं आया। पास ही एक तालाब था जहाँ अक्सर छोटू खेलने जाता था। सबको लगा कहीं तालाब में ना गिर गया हो। गीता के मन में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे थे। उसने भोला से कहा, मैं कहती थी ना कि बात बात पर बच्चे पर हाथ मत उठाया करो। अब वो बड़ा हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो घर छोड़कर चला गया हो। आप कुछ करते क्यों नहीं? भोला खींचकर बोला, तुम्हारा तो भाषण कभी बंद ही नहीं होगा। अरे आ जाएगा, यहीं कहीं छिप गया होगा हमको तंग करने के लिए। भोला कह तो रहा था, लेकिन उसके मन में भी शंका थी जो साफ झलक रही थी उसके चेहरे से। तभी पास ही के घर में एक लड़का भागता हुआ आया और बोला, चाचा, आपको प्रधान जी ने याद किया है, वो बहुत गुस्से में है। उसकी बात सुनकर भोला और गीता दोनों घबरा गए और दोनों सवालिया नज़रों से एक दूसरे के मुंह देखने लगे। भोला ने धीरे से कहा, अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। इतना कहकर भोला बेमन से उठा और प्रधान जी के घर की ओर चल दिया। लेकिन तभी पीछे से गीता भी आ गई और बोली, मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। भोला, तुम क्या करोगी वहाँ? फिर कुछ सोचा कर बोला, अच्छा ठीक है चलो। दोनों चुपचाप प्रधान के घर की ओर जा रहे थे। दोनों के मन में यही बात चल रही थी कि आखिर ऐसा क्या वजह है जो प्रधान ने इतनी जल्दी उनको बुलाया है और वो गुस्से में क्यों हैं भला। लेकिन दोनों ने एक दूसरे से मुंह से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चलते गए। वो जैसे ही प्रधान जी के घर पहुँचे तो जो कुछ उन्होंने देखा वो देखकर आवाक रह गए। गीता की तो मानो जान ही निकल गई। उन्होंने देखा कि प्रधान जी और उनके सेवक एक पेड़ के पास खड़े हैं और छोटू पेड़ से बंधा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और शरीर पर चोट के निशान हैं। उनके जाते ही प्रधान जी ने बहुत गुस्से में कहा, अच्छा हुआ वक्त पर आ गए तुम दोनों, असली सजा तो तुम दोनों को मिलनी चाहिए। भोला उनकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। बोला, सजा? क्या हुआ हजूर, किस बात की सजा? प्रधान, किस बात की सजा? पूछो अपने लड़के से, तो हमारी बराबरी करने इसकी यह जरूरत? गीता, नहीं हजूर, हम आपकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? क्या किया है इसने? उसकी आवाज़ में बेबसी और दर्द था, एक टीस थी उसके स्वर में। प्रधान, इसने हमारे बेटे के साथ उसके घोड़े पर बैठने की जुर्रत की है। इसकी इतनी हिम्मत! बहुत अकड़ कर ऐसा बोला मानो भगवान के सामने भिखारी खड़ा हो। घमंड की बू आ रही थी उसके मुंह से। भोला कहता है, माफ़ कर दीजिए माई बाप, आगे से यह आपके घर के पास भी नजर नहीं आएगा। मैं इसके आज हाथ पैर तोड़ दूंगा, उसने कतार स्वर में कहा। प्रधान कहता है, ठीक है, ले जाओ इसको और अच्छे से समझा देना कि अपनी औकात में रहे, वरना अब की बार अगर मेरे बेटे की बराबरी की तो गांव में नंगा करके दौड़वा दूंगा तुम दोनों को, समझे? वो ऐसे बोल रहा था जैसे हिटलर से बड़ा तानाशाह हो, जैसे जमीन और आसमान का वही मालिक हो। पैसे और पद की चमक उसकी आंखों में साफ दिख रही थी और एक गरीब को सताकर एक जालिम को जो सुख मिलता है वो उसके चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था। गीता ने दौड़कर रस्सी खोली और छोटू बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। गरीबी की मार प्रधान द्वारा मारे गए डंडों के निशानों के रूप में उसके शरीर पर साफ देखी जा सकती थी। उसको इतनी बुरी तरह मारा गया था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। अगले दिन सुबह भोला और गीता ने छोटू को समझाया, देखो बेटा, प्रधान जी के लड़के के साथ खेलने मत जाना, देखो कितना मारा है उन्होंने तुमको। छोटू, क्यों माँ, क्यों बापू, मैं क्यों नहीं खेल सकता उसके साथ? गीता कहती है, नहीं बेटा, तुम उसके जैसे नहीं हो। छोटू अपनी माँ की बात सुनकर चौंक गया। बोला, वो कैसे माँ? उसके मन में अजीब सा कौतूहल था कि आखिर उसकी माँ ऐसा क्यों कह रही है। इस पर गीता चुप रही। तभी छोटू दौड़कर घर के बाहर गया और 5 मिनट बाद दौड़ता हुआ आईना लेकर अंदर आया और भोला से बोला, देखो ना बापू, माँ कहती है मैं यश जैसा नहीं हूँ, लेकिन मैंने शीशे में अच्छी तरह से देख लिया है, उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है।
देखो ना, मेरे भी दो कान उसके भी दो कान, मेरी भी दो आँखें उसकी भी दो आँखें, मेरी भी दो हाथ उसके भी दो हाथ, फिर बोलो ना हम दोनों अलग कैसे हुए। वो खुद को यश के जैसा साबित करके फूले नहीं समा रहा था। धड़ाक, तभी एक जोरदार थप्पड़ ने छोटू के सारे सपने तोड़ दिए। ऐसा लगा जैसे कि वो किसी स्वर्गलोक से बाहर आ गया हो। भोला ने कहा, एक बार कह दिया ना कि तुम उसके जैसे नहीं हो, तुम गरीब के बेटे हो और वो अमीर का, फिर भी समझ नहीं आता क्या। उस थप्पड़ से उसकी बेबसी, गरीबी और प्रधान के लिए नफरत थी। छोटू को कुछ समझ नहीं आया, बस इतना ही कि कुछ अंतर है शायद, और गरीबी कोई चीज़ है जो उसके पास है। उसकी आंखों में आंसू की धार बह चली। उसका यह हाल देखकर गीता आई और छोटू को गले लगा लिया और बोली, इसको क्यों मार रहे हो जी, गरीबी है तो इसमें इसका क्या दोष है। छोटू बहुत उदास हो गया। कुछ देर तो वही बैठा रहा, फिर घर से बाहर निकल गया। वो गांव के एक पास बने एक तालाब के किनारे जा बैठा और मन में सोचता रहा कि बापू ने उसको क्यों मारा, लेकिन उसका क्या पता था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। छोटू तालाब के किनारे टहलता रहा। वो उंगली में मिट्टी पर न जाने क्या क्या लिखता रहा और बनाता रहा और मिटाता रहा। ऐसा लग रहा था मानो अपनी तकदीर लिखना चाहता हो वो। तालाब के पास उसको कुछ चीज़ें मिली, जैसे कंचे, चप्पल, गमछा आदि। उसने कंचे उठाए और खेलने लगा। थोड़ी देर में खेल में इतना मग्न हो गया कि सब भूल गया। खेलते हुए अचानक एक कंचा उछलकर दूर जा गिरा। छोटू कंचा उठाने के लिए दौड़ पड़ा। जल्दी ही उसको कंचा मिल गया। साथ ही वह एक माला पड़ी थी। छोटू को वो माला अच्छी लगी और उसने उसको भी उठा लिया। माला देखने में बिल्कुल साधारण और बहुत पुरानी लग रही थी। वो न तो सोने की थी, न हीरे की, न किसी धातु की, बस नकली मोती काले धागे से बहुत खूबसूरती से पिरोए हुए थे। अब काफ़ी देर हो गई थी, सुबह से शाम हो गई थी। छोटू ने अब घर जाने की सोची। उधर गीता को छोटू की बहुत चिंता हो रही थी। भोला भी घर पर नहीं था। उसको लग रहा था कि कहीं छोटू फिर किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो, या कहीं प्रधान जी के लड़के के साथ खेलने ना चला गया हो। वो कभी यहाँ देखती तो कभी वहाँ, कभी किसी से पूछती तो कभी खुद उसको ढूंढती। शाम को जैसे ही भोला काम से आया, गीता तुरंत बोली, सुनो जी, छोटू सुबह से घर नहीं आया है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुमसे कितनी बार कहा है कि बच्चे पर हाथ मत उठाया करो, वो अभी छोटा है, कुछ नहीं समझता। वो कोई मेरी तरह थोड़ी ही है कि तुम चाहो जब भी। इतना कहते कहते वह गीता फपक पड़ी। एक तो काम की थकान, ऊपर से गीता की कड़वी बातें सुनकर मानो भोला की मर्दानगी का फिर झटका लग गया। भला एक औरत की इतनी मजाल जो एक आदमी के आगे मुंह खोले, कभी नहीं। भोला झल्ला के आंखें लाल कर कर बोला, हाँ हाँ, मैं ही तो काटा हूँ तुम दोनों की आंखों का। अरे जहर दे दे मुझको, या कह दो मैं ही चला जाऊंगा तुमको छोड़कर। गीता यह सुनकर फबक फबक कर रो पड़ी। वो टूट चुकी थी अंदर से। एक तो गरीबी की मार, उस पर हर वक्त पति के ताने थप्पड़ लात घुसे। अकेली औरत, इतना छोटा बच्चा, जाए तो जाए कहाँ, किससे मदद मांगे। बस अब तो जीना सीख लिया था उसने। इसी तरह गीता को रोता देख भोला ने बिना हाथ पैर धोए, बिना कुछ कहे गमछा उठाया और बोला, टसवे मत बहाओ, जा रहा हूँ तुम्हारे नवाब को ढूंढने। एक नंबर का आवारा बना दिया है तुमने उसको। जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, मुसीबत बनता जा रहा है हमारे लिए। अभी भोला घर के दरवाजे पर ही था कि छोटू अंदर आ गया। उसके हाथ में कंचे थे और गले में वो माला थी जो उसको तालाब के किनारे मिली थी। उसको देखते ही भोला चिल्लाया, लो आ गए तुम्हारे नवाब, जरा पूछो तो इनसे पूछ, पूरे दिन किस राज्य पर हुकूमत करके आ रहे हैं। गीता ने छोटू को गले लगा लिया और बोली, गुस्सा मत हो जी, पहले इसको कुछ खिला दूं और तुम भी कुछ खा लो, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। कुछ देर बाद सबने मिलकर रात को भोजन किया। फिर गीता ने छोटू से पूछा, क्यों रे, कहाँ था सुबह से। भोला, ऐसा कोई ऐसे नाराज होकर जाता है अपने पापा से। छोटू, मैं तालाब पर था, वहीं खेल रहा था। देखो माँ, मुझको वहीं कितनी सुंदर माला और कंचे मिले। अब सबका ध्यान छोटू के गले में पड़ी हुई माला की ओर गया। माला सच में बहुत सुंदर लग रही थी। गीता कहती है, अरे वाह,
तुम तो राजा लग रहे हो इस माला में। भोला कहता है, बस यही तो बात गलत है तुम्हारी, प्यार से अंधी हो अपनी औलाद की। अरे इससे ये पूछो कि चुरा कर तो नहीं लाया है किसी की। यह सुनते ही छोटू बुरी तरह डर गया। उसको लगा कि कहीं फिर उसको मार न खानी पड़े। गीता भी छोटू का मुंह देखने लगी। छोटू डरते हुए कांपती आवाज में बोला, ना बापू, मैंने चोरी नहीं की है, यह तो तालाब के किनारे पड़ी मिली मुझको। भोला कहता है, तू ऐसे नहीं मानेगा। इतना कहकर भोला ने पास पड़ा हुआ डंडा उठाया और छोटू की तरफ तान दिया। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। भोला के हाथ में इतना तेज दर्द हुआ मानो किसी ने हाथ मरोड़ दिया हो। उसके हाथ में डंडा गिर गया और वह दर्द से कराता हुआ वहीं जमीन पर बैठ गया। गीता जल्दी से सरसों का तेल गर्म करके ले आई और भोला के हाथ पर मलना शुरू कर दिया। भोला दर्द से करा रहा था और उसका हाथ सीधा नहीं हो रहा था। घर पर जो हो सकता था किया गया, लेकिन भोला के दर्द का कोई आराम नहीं हुआ। अंत में गीता ने कहा, चलो वैद्य जी के पास ले चलती हूँ तुम्हें। भोला दर्द से कराते हुए, तेरे पास टकसाल हैं जो जरा से दर्द का इलाज वैद्य जी करवाएंगी, और फीस और दवा का पैसा है तेरे पास। गीता, तुम उसकी चिंता मत करो जी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, तुम चलो तो। भोला कहता है, बस रहने दो, कुछ नहीं हुआ मुझको, ठीक हूँ, ठीक हो जाऊंगा सुबह तक। आज शायद ज़्यादा वजन उठा लिया मैंने। आजकल ठेकेदार भी गरीब का खून चूसने में कम नहीं है। 100 रुपये ज़्यादा देने के बहाने मसाला और ईंट दोनों मुझसे ही उठवा ली। एक मजदूर का खर्चा बचा लिया हरामखोर ने। गीता कहती है, आप बिना, अरे अपना भी तो ख्याल रखा कीजिए, इस मुई कमाई के पीछे जान थोड़ी ही देना है। तो प्यारे दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अब आगे की कहानी में क्या होगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट आपको सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।